Hey guys, so this is Yash Taylor sir. So today onwards for you guys, he will be taking organic chemistry. So currently he's pursuing BSc B.Ed in chemistry. He's also a student at IIT Kharagpur. So guys, moving on to Yash Taylor sir. तो हेलो एवरीवन, जैसा कि अभी केशव सर ने आपको बताया, मेरा नाम यश टेलर और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसका पहला चैप्टर है हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं हेलो एल्कीन और हेलो एरीन क्या होती हैं। अगर किसी भी एरोमेटिक और एलिफेटिक एलिफेटिक कंपाउंड के अंदर अगर अपन क्लोरीन फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो कुछ भी अटैच करते हैं तो उसे हेलो एल्केन कहते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर अगर अपन हेलोजन कंपाउंड्स अटैच करें तो उसे हेलो एरीन्स कहते हैं। तो इसके बाद आते हैं इसके क्लासिफिकेशन के ऊपर। क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे पहले क्या आता है, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड के अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। प्राइमरी हैलाइड वो होता है मतलब कि उस कार्बन से वो हेलोजन अटैच हो जिसकी डिग्री वन मतलब जो 1 डिग्री का हो, जैसे कि ये कार्बन इस कार्बन की डिग्री क्या है, एक। इस कार्बन की डिग्री क्या है, ये 2 डिग्री का कार्बन है और ये कार्बन 3 डिग्री का। तो इससे क्या होगा, ये प्राइमरी हैलाइड, ये सेकेंडरी हैलाइड और ये टर्शरी हैलाइड। उसके बाद आता है एलाइलिक हैलाइड। ये जो आपका ग्रुप होता है इसे कहते हैं अपन एलाइलिक हैलाइड। और ये होता है विना मतलब इसके एलाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड, इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। जैसे कि ये इसके मतलब कि इसको अपन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि एलाइलिक हैलाइड के अंदर डबल बॉन्ड के बाद जो कार्बन होगा उसके साथ हेलोजन अटैच होगा और विनाइलिक हैलाइड के अंदर डबल बॉन्ड के साथ ही हेलोजन अटैच होगा। यहाँ पे सॉरी थोड़ा कटा हुआ है तो इसको देख लेना आप लोग। अ, इसके मतलब इन दोनों के अंदर ही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, एलाइलिक हैलाइड और विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, और इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बेंजाइलिक हैलाइड और एराइलिक हैलाइड। जनरली क्या होता है कि बेंजाइलिक हैलाइड जब अपन लिखते हैं ना तो मतलब सब यही सोचते हैं कि बेंजीन से कोई हेलोजन अटैच होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेंजाइलिक हैलाइड के अंदर क्या होता है, बेंजीन के बाद एक कार्बन होगा उसके साथ हेलोजन अटैच होगा और एराइलिक हैलाइड के अंदर वो डायरेक्ट अटैच होता है। ये दोनों और ये दोनों, इसके अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इसको आप एक बार गौर से मतलब सही अच्छी तरीके से देखना। क्लासिफिकेशन उसके बाद अपन आते हैं प्रिपरेशन के ऊपर। देखो, प्रिपरेशन के अंदर मतलब कैसे हम बना सकें, तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन का मेथड होता है वो अल्कोहल से होता है। अल्कोहल मतलब कोई भी अपन अल्कोहल ले उसके अंदर अगर अपन HCl डालें तो क्या बन जाएगा ये, अ, तो प्रिपरेशन के अंदर सबसे पहला मेथड कौन सा है, फ्रॉम अल्कोहल। मतलब ये सभी अपन ने अल्कोहल ले लिए और अब इन अल्कोहल से अपन हेलो एल्केन्स कैसे बना सकते हैं वो सब। इसके अंदर सबसे पहले जैसे आपने मिथेनॉल लिया, मिथेनॉल के अंदर अगर आप HCl ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, मिथाइल क्लोराइड। ऐसे ही मिथेनॉल के अंदर NaBr और H2SO4 ऐड करेंगे तो CH3Br यानी कि मिथाइल ब्रोमाइड NaHSO4 H2O। मतलब कि ये सब लेने का मतलब कि मेन रीजन ये है कि आपको इनके साइड प्रोडक्ट पता हो। कई बार मतलब कि जैसे ये तो आपको बेसिक पता होगा, अगर अपन अल्कोहल के अंदर कोई भी ऐड करेंगे तो मतलब कि हेलो एल्कीन ही बनेगा। जैसे इन सभी के अंदर देखो, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। लेकिन इन सब की साइड प्रोडक्ट की मतलब कि कई बार मतलब आपसे पूछ ले कि साइड प्रोडक्ट मतलब फिल इन द ब्लैंक्स दे ले और पूछ ले कि साइड प्रोडक्ट बताओ, तो मतलब उसकी भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि इन दोनों के अंदर देखो, अपन एक बार लेंगे PCl3 और एक बार लेंगे PCl5। जब अपन PCl3 लेंगे तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड बनेगा, लेकिन इसका साइड प्रोडक्ट देखो S3PO3। और अगर अपन PCl5 लेंगे तो इसका साइड प्रोडक्ट क्या होगा, POCl3 और Cl। मतलब ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए, मतलब थोड़ा इजी रहता है पता। उसके बाद देखो, ये जो रिएक्शन है ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर आप प्योर मिथाइल क्लोराइड मिलता है। उसका कारण क्या है कि इसके अंदर SO2 गैस मिलती है और HCl गैस मिलती है, तो ये दोनों रिमूव हो जाती है। अगर अपन किसी भी कंटेनर के अंदर मतलब कि ये रिएक्शन करवा रहे हैं जिसके अंदर अपन एल्कोहल और SOCl2 ले रहे हैं, उसका जो मिथाइल क्लोराइड मतलब कि कोई भी आपके पास हेलो एल्केन मिलेगा
तो वो एकदम प्योर मिलेगा क्योंकि उसके अंदर SO2 और HCl मतलब कि उठ जाते हैं। और अगर आपको बोलूँ तो मोस्टली सबसे ज्यादा जो यूजफुल मतलब इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर जो काम आती है वो ये वाली ही रिएक्शन होती है। मतलब जनरली सब लोग ये प्रेफर करते हैं क्योंकि सभी को चीजें प्योर चाहिए होती हैं। उसके बाद एक प्रोसेस ये सारी चीजें जो मैंने लिख रखी हैं ये आपकी एनसीईआरटी बुक में है। अगर आपने मतलब एनसीईआरटी बुक पढ़ी है या नहीं पढ़ी है कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप मेरी नोट्स वगैरह पढ़ लेते हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गया अल्कोहल से प्रिपरेशन। उसके बाद आता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के अंदर जो सबसे पहली रिएक्शन आती है वो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होती है। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन के अंदर मतलब जैसे आपको पता चल रहा है रेडिकल रेडिकल मतलब कि ये इसे अपन रेडिकल कहते हैं Cl ये अगर किसी भी चीज के ऊपर जैसे डॉट आपको दिख जाए तो वो क्या होता है रेडिकल होता है। तो हाइड्रोकार्बन के अंदर पहली रिएक्शन क्या है भाई फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। मतलब इसके अंदर एक Cl2 मतलब यहीं पे लग सकता है मतलब यहाँ पे लगाओ ये तो प्रोडक्ट बनते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब मतलब कि जैसे कि Cl2 का मतलब एक Cl यूवी लाइट के अंदर मतलब देखो इसके अंदर प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट यहाँ लगेगा चाहे यहाँ लगे, दोनों के अंदर सेम ही बात है। तो वो वाला तो ये रहा, एक चाहे यहाँ पे लगे चाहे यहाँ पे लगे, दोनों के अंदर अगर आप नोमेनक्लेचर जैसे इसका अगर आप नोमेनक्लेचर करोगे तो इसकी नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4। टू क्लोराइड 1 2 3 4, फोर को क्या कहते हैं मेथ एथ प्रोब्यूट, टू क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, उसके बाद आती है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है ये टोलुइन की अपन रिएक्शन करवाते हैं हेलोजन से, हेलोजन गैस से। टोलुइन ये होता है आपका बेंजीन के ऊपर CH3, इसे क्या कहते हैं टोलुइन कहते हैं। तो उसके अंदर अपन Fe डालेंगे एज ए कैटलिस्ट। एक बार तो आपको ऑर्थो हेलो टोलुइन मिलेगा और एक बार पैरा हेलो टोलुइन मिलेगा। तो ये तो आपको पता है ना कि जैसे ये है तो ये वाली पोजीशन जो होती है वो ऑर्थो, ये मेटा, और ये वाली क्या होती है पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा, जैसे कि ये ऑर्थो, ये मेटा, और ये क्या होती है पैरा। मतलब कि ऐसे नहीं होता कि यही औरत होती है, मतलब यहाँ पे जो ग्रुप रखा है उसके रेस्पेक्ट के अंदर यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। एक्स ये हेलोजन नहीं है, इसके रेस्पेक्ट में ये वाली पोजीशन ऑर्थो होगी, ये वाली पोजीशन मेटा होगी और ये वाली पोजीशन पैरा होगी। ये हाइड्रोकार्बन से। उसके बाद आती है अपनी फ्रॉम एल्कीन से। एल्कीन के अंदर कोई भी आपने एल्कीन ले लिया और उसके अंदर HX HCl मतलब HX यहाँ पे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमाइड कुछ भी एक H और एक ये X। जैसे मान लो ये तो मान लो आपकी सिमेट्रिक एल्कीन थी। कई बार क्वेश्चन आता है कि एसिमेट्रिक एल्कीन भी हो सकती है, उसके अंदर अगर अपन अटैच करवाएंगे तो मतलब कैसे अटैच होगा। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे H आया और यहाँ पे I आया। कोई मुझसे ये पूछे कि क्या नाम से यहाँ पे भी तो I आ सकता था और यहाँ पे भी H आ सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉलो होता है मार्कोनिकोफ रूल। मार्कोनिकोफ रूल क्या कहता है आपको कि हाइड्रोजन वहां पे जाएगा जहां पे पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन है। अब जैसे इसके अंदर देखो मतलब डबल बॉन्ड के पास, इन दोनों के अंदर डबल बॉन्ड के पास हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है इसके पास, तो हाइड्रोजन यहाँ पे जाएगा और आयोडीन यहाँ पे जाएगा। क्लियर, ये है आपकी एल्किन से, फ्रॉम एल्किन से। देखो एक और क्वेश्चन जैसे कि CH2 और इसके अंदर अपन Br2 CCl4 के ऐड करेंगे तो Br2। क्लियर, इसके बाद आती है आपकी बाई सैंडमेयर्स रिएक्शन। देखो जो नेम रिएक्शन होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको नेम रिएक्शन याद है तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है। हालांकि हाँ मतलब कि पूछ सकता है आपसे कि पर वहां पे लिख दे कि तो फॉलोइंग वन इज सेंड मेयर रिएक्शन, तो मतलब ये एटलीस्ट आपको याद होनी चाहिए। तो उसके अंदर क्या होगा कि N2X होगा N2Cl, मतलब कि इसे अपन यहाँ पे कुछ भी, और Cu2X2 यहाँ पे अगर आप उनके प्लस के साथ कोई हेलोजन ऐड करेंगे तो वो मतलब कि हेलो एरीन बन जाएगा और N2 गैस निकल जाएगी। इसके अंदर एक ट्विस्ट क्या होता है कि यहाँ पे अगर अपन मतलब कि जैसे कि X के अंदर अगर अपन फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो मतलब ये सब लेना, उसके लिए तो अपने को क्यूप्रेस की जरूरत होती है, Cu2X2 लेना पड़ता है। लेकिन अगर अपन आयोडीन लेते हैं ना तो आयोडीन अपन सिंपल ही ले सकते हैं। वहां पे अपने को Cu2I2 मतलब Cu2I2 आपको जनरली लिखा नहीं होगा। I2 के केस में क्या होगा कि सिर्फ N2X और मतलब कि डायरेक्ट अपन ने आयोडीन ऐड कर दिया तो वो अपना हेलो एडीन बन जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद आती है बाई हेलोजन एक्सचेंज। ये भी देखो मतलब नेम रिएक्शन है, फिंकलस्टीन रिएक्शन और स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, कोई भी हेलो जैसे कि यहाँ पे अपन ने ब्रोमाइन
जैसे फिंगल स्टीन रिएक्शन क्या होती है, जैसे आपने ब्रोमो इथेन लिया, क्लोरो इथेन लिया, ड्रॉप NaI यानी कि सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो CH3 आई यानी कि आयोडो इथीन और NaI बनके निकल जाएगा। ये फिंगल स्टीन रिएक्शन मतलब थोड़ी सी आप मतलब मैं जनरली यही कहूंगा कि जो नेम रिएक्शन होंगी ना उनको यार एक बार देख लेना सभी, मतलब नेम रिएक्शन लिटरल बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद आता है श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड्स बनते हैं, मतलब कि जनरली एल्काइल फ्लोराइड्स और देखो कहीं पर भी अगर आपको मेटेलिक फ्लोराइड दिख जाए, मेटेलिक फ्लोराइड यानी कि किसी भी मेटल के साथ अगर आपको फ्लोराइड दिख रहा है कहीं भी रिएक्शन के अंदर मेटेलिक फ्लोराइड दिख गया आपको तो समझो वो श्वार्ट्ज रिएक्शन ही होगी। यहाँ पे जैसे मैंने थोड़े एग्जांपल लिख रखे हैं, AgF, Hg2F2, COF2, FB, SbF3 यानी कि देखो AgF मेटल है, Hg मेटल है, कोबाल्ट मेटल है, Sb मेटल है, इन सभी देखो यहाँ AgF हो गया, यहाँ पे Hg2F2 कुछ भी हो सकता था। इन सब मतलब किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर आपको मेटल फ्लोराइड दिख रहे हैं तो समझो वो श्वार्ट्ज रिएक्शन है, ठीक है, क्लियर। आगे चलते हैं। देखो यहाँ तक अभी तक आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा आपने क्लासिफिकेशन, उसके बाद आपने पढ़ी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के अंदर आपने एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन, एल्कीन से सैंडवेयर रिएक्शन और हेलोजन एक्सचेंज पढ़ी। ये प्रिपरेशन थी आपकी हेलो एरीन बनाने की और हेलो एल्कीन बनाने की। ये सब तो मतलब प्रिपरेशन थी, मतलब आप कैसे बना सकते हो चीजों को। इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट, मतलब कि इस चैप्टर का लिटरल बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन। ये जो पार्ट है ये आपके मतलब अगर आप इस बात को अच्छे से कवर कर लेते हो आपके आने वाले चैप्टरों में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद अल्कोहल फिनोल ईथर आएगा, एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड और कीटोन आएगा, अमीन्स आएगा। उसके अंदर मतलब ये बहुत ही हेल्प करेगा। इसलिए जो ये चैप्टर है इसकी केमिकल रिएक्शन मतलब ये जैसे मैं आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन रिएक्शन विद मैटर ये अभी बताऊंगा, इनके यूज आगे होंगे तो इनको थोड़ा अच्छे से देखना। देखो केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन्स आ गया, उसके अंदर सबसे पहले क्या है न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन विद मैटर। अब अपन स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि आप सभी जानते हैं न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक यानी कि जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो वो क्या होगा आपका न्यूक्लियोफिलिक। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख भी रखे हैं OH माइनस, Cl माइनस, या फिर उसके ऊपर लोन पेयर भी हो सकता है जैसे NH2 I माइनस, Cn माइनस, ठीक है। देखो अब जैसे ये एग्जांपल लिया मैंने, ये वाला C, ये तो सबको बेसिक सा पता है ना कि कार्बन के 4 बॉन्ड ही होते हैं। यार ये अगर अगर तुम लोगों को ये नहीं पता कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं फिर मतलब मैं क्या ही कहूँ। देखो क्लोरीन है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये अपनी तरफ पुल करेगा इलेक्ट्रॉन, और इसके ऊपर क्या आएगा डेल नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद क्या होगा, देखो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये तो यही चाहेगा ना कि कोई मतलब कोई दूसरा न्यूक्लियोफिल आएगा तो वो इसके ऊपर ही अटैक करेगा ना कि इसके ऊपर, इसके ऊपर क्यों अटैक करेगा क्योंकि तो पहले से नेगेटिव चार्ज है। जो न्यूक्लियोफाइल है वो इसी के ऊपर अटैक करेगा। तो जैसे न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये क्या बनेगा कार्बन की 4 मतलब सॉरी 4 बॉन्ड, 1 2 3, और ये न्यूक्लियोफाइल इसके ऊपर अटैक कर गया और ये क्या हो गया Cl, मतलब सब्स्टिट्यूट कर दिया उसने एक प्रकार से। सब्स्टिट्यूशन यानी कि जैसे कि ये मतलब उसने OH में जैसे कि ये एग्जांपल अगर अपन ले CH3Br का तो ये था, इसके ऊपर ही अपने फिल करेगा तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा। आगे क्या है न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल है वो किसके ऊपर अटैक करेगा CH3 के ऊपर, तो ये क्या बनेगा मिथेनॉल, और ये Br नेगेटिव बाहर निकल, ठीक है। देखो उसके बाद आपके एनसीईआरटी की बुक में लिख रखा है एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जिसके पास दो साइड होती है, मतलब जैसे कि Cn नेगेटिव है तो ये C नेगेटिव से भी अटैक कर सकता है। Cn नेगेटिव के अंदर अगर ये अपने मतलब ये नेगेटिव चार्ज एक बॉन्ड अपनी तरफ ले ले और ये नेगेटिव चार्ज मैंने तो ये N से भी अटैक कर सकता है। मतलब कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स जो होते हैं ऐसे मतलब कि न्यूक्लियोफाइल जिनके पास दो साइड मतलब कि दो प्रकार से वो अटैक कर सके। इसका एक एग्जांपल दे रखा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आप KCN लेते हो, अगर इस केस के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल रहेगा ना वो Cn होगा यानी कि C की साइड से अटैक होगा, इसलिए इसे कहेंगे अपन साइनाइड। और अगर आप AgCN लेते हो तो AgCN के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल अटैक होगा वो N की तरफ से अटैक होगा, इसलिए कहेंगे अपन इसे आइसोसाइनाइड। लिटरल ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कई बार मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि
कौन सा साइनाइड बनेगा, कौन सा आइसोसाइनाइड बनेगा। तो ये चीज मतलब आप थोड़ी सी याद रखना। केसीएन के केस के अंदर क्या होगा, साइनाइड बनेगा। जीसीएन के केस में क्या होगा, आइसोसाइनाइड बनेगा। क्लियर। चलो आगे चलते हैं। जैसे कि मतलब ये मैंने एग्जांपल दे दिया एम, अच्छा ये तो वापस से रिपीट हो गया। देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का थोड़ा सा ओवरव्यू। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो भी दो प्रकार की होती है, SN1 और SN2। ये SN1 है और ये SN2 है। ठीक है। देखो SN1 जैसे कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, यानी कि ये वाला ये कोई अपने कंपाउंड लिया, उसके अंदर OH अटैक करवाया, ये बन गया और ये Cl नेगेटिव बाहर निकल। अब देखो इसको समझने के लिए मतलब इसका अब जनरली कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि SN1 ही क्यों, मतलब कि SN1 में और SN2 में डिफरेंस क्या है। हालांकि मतलब कि एमसीक्यूज के अंदर आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि इसका डिफरेंस बताइए, ये बताइए, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि SN1 और SN2 में डिफरेंस क्या है। तो देखो SN1 की मैकेनिज्म समझते हैं। जैसे आपने ये कंपाउंड लिया, इसकी पहली स्टेप मैकेनिज्म के अंदर फर्स्ट स्टेप क्या होगी, ये क्लोरीन पहले बाहर निकलेगा फर्स्ट स्टेप के अंदर, और ये क्या फॉर्म करेगा, एक कार्बोकैटायन। ये पता है ना, कार्बोकैटायन सी के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो क्या होता है, कार्बोकैटायन, Cl नेगेटिव। उसके बाद क्या होता है, OH नेगेटिव अटैक करता है। स्टेप वन के अंदर अंदर क्या हुआ कि आपका क्या नाम से क्लोरीन रिमूव हो गया। फिर स्टेप टू के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल सीन के अंदर आएगा और मतलब कि पिक्चर में आएगा और अटैक करेगा इसके ऊपर। ठीक है। ये मैकेनिज्म मतलब हल्का सा आप याद रखना कि मैकेनिज्म SN1 की कैसे फॉलो होती है। देखिए उसके बाद आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे टू स्टेप रिएक्शन दिख ही रही है अपने को साफ, की टू स्टेप रिएक्शन है। कार्बोकैटायन इज इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन, ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म होता है ये आपका इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट है ना, मतलब कि जो रिएक्शन के बीच में कुछ देर के लिए फॉर्म होता है। क्यों, क्योंकि वो अनस्टेबल होता है। इंटरमीडिएट मतलब ऐसा क्या मतलब बोलना तो नहीं चाहिए, बट इंटरमीडिएट मतलब कि जो रिएक्शन के बीच में फॉर्म हो रहा है आपके। ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है SN1 के लिए। SN1 के लिए रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। जैसे इसका केस था तो इसके अंदर जो आप कार्बोकैटायन जानते हो कि मतलब कि कैसे मतलब कि कौन सा स्टेबल होता है। कार्बोकैटायन सब 3 डिग्री स्टेबल होता है, फिर 2 डिग्री स्टेबल होता है, फिर 1 डिग्री स्टेबल होता है। अब जैसे मान लो अपन 2 डिग्री मतलब कि कोई केस ले जिसके अंदर ये बन रहा हो CH3 COH CH3H 2 डिग्री। ये कौन ये क्या है, 2 डिग्री। इसके पास कितने कार्बन है, 2 डिग्री। तो ये क्या बना आपका 2 डिग्री मतलब कि अल्कोहल बन गया। ठीक है। इसके अंदर मैं आपको मतलब ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि SN1 रिएक्शन जनरली मतलब कहीं भी अगर आपको देखने को मिले SN1 रिएक्शन, तो मतलब वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री प्रोडक्ट फॉर्म करेगी। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख ही रहा है कि ये सबसे ज्यादा मतलब इसकी टेंडेंसी फॉर्म होने की इसकी तुलना में ज्यादा होगी, उससे ज्यादा मतलब, और इसकी किससे होगी, 1 डिग्री से ज्यादा होगी SN1 के केस में। SN2 के केस में थोड़ा अलग है, आगे चल के बढ़ेंगे। ठीक है। ये क्लियर। इसके बाद आता है बोथ रिटेंशन और इन्वर्जन कैन हैपन, यानी कि देखो रिटेंशन और इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन मतलब क्या होता है कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करे और आपके कंपाउंड को उल्टा करे, इन्वर्स कर दे, मतलब कि इन्वर्ट कर दे। मतलब जनरली ये है कि ये OH यहाँ से भी अटैक कर सकता है और ये OH है ना अच्छे से भी अटैक कर सकता है। मतलब ये समझाना चाह रहा हूँ। SN1 रिएक्शन के अंदर ये OH कहीं से भी अटैक कर सकता है, इसीलिए इसके अंदर इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होते हैं। ठीक है। देखो इसके बाद आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन वन रिएक्टेंट, मतलब कि इसीलिए इसका नाम SN1 है। तो कि मतलब ये जो दो रिएक्टेंट है इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट के ऊपर ही इसकी रेट डिपेंड करती है, इसलिए ही इसका नाम SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, यूनिमोलिकुलर यानी क्लियर। ये समझे आप मतलब कि मैंने क्या कहा। SN1 रिएक्शन सिंपल है। इसके अंदर मैकेनिज्म टू स्टेप में होती है। पहली स्टेप के अंदर क्या होगा, क्लोरीन बाहर निकलेगा, कार्बोकैटायन फॉर्म करेगा। कार्बोकैटायन फॉर्म करने के बाद अपना न्यूक्लियोफाइल आएगा, फिर उसके ऊपर अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल कहीं से भी अटैक कर सकता है, वो आगे से भी अटैक कर सकता है और पीछे से भी अटैक कर सकता है। ठीक है। और इसके अंदर रिटेन वो इसी का मतलब ये है कि इसके अंदर रिटेंशन और इन्वर्स दोनों हो सकते हैं। और रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है, ओनली सिर्फ और सिर्फ एक रिएक्टेंट के ऊपर ही डिपेंड करेगी रिएक्टिविटी। ठीक है। ये हुई आपकी SN1। देखो इसके बाद आती है SN2 रिएक्शन।
SN2 रिएक्शन यानी कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिक्यूलर, जैसा कि ये लिख रखा है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि ये CH3Cl को मैंने थोड़ा ऐसे खोल के लिख दिया, ये ऐसे, तो जो OH होगा ना वो इसके अंदर इधर से अटैक करेगा, इधर से अटैक करेगा तो ये सब कुछ मतलब उल्टा कर देगा। OH इधर, ये H थोड़ा आगे चला जाएगा, ये H इधर आ जाएगा, समझे। तो ये जो इंटरमीडिएट बनेगा ये थोड़ा अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट फॉर्म करेगा। फिर उसके बाद वो Cl बाहर निकल जाएगा और ये वाला, अब देखो अपन ने यहाँ से स्टार्ट किया था और ये क्या बन रहा है, ये प्रोडक्ट ये बन रहा है। आपको दिख रहा है ये थोड़ा इनवर्स होके बन गया, मतलब ये ऐसे होके मतलब यूं घूम गया। अगर अपन जैसे अम्ब्रेला ले, तो अगर हवा चले तो क्या नाम से वो मतलब ऐसे सामने से हवा चल रही है और वो सामने से हवा चल रही है और आपने अम्ब्रेला को यूं कर रखा है, तो हवा उसको यूं करते हैं, ये कहते हैं अपन इन्वर्जन। SN2 रिएक्शन के अंदर आपका इन्वर्जन ओकर होता है, किसके से अटैक करेगा। वन स्टेप रिएक्शन होती है, जैसे कि SN1 में तो अपन ने देखा क्या था कि टू स्टेप रिएक्शन है, बट यहाँ पे क्या होता है वन स्टेप रिएक्शन है। रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन हिंड्रेंस। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है SN, मतलब इसके अंदर लिटरल मैं जब पढ़ता था ना मैं भी बहुत कंफ्यूज होता था। मतलब होते हैं SN1 जो रिएक्शन होती है ना उसके अंदर तो आपका कार्बोकैटायन फॉर्म होता है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन SN2 के केस में आपका स्टेरिक हिंड्रेंस का केस आ जाता है, इसीलिए वहां पे 3 डिग्री से ज्यादा प्रेफर 2 डिग्री और 2 डिग्री से ज्यादा प्रेफर 1 डिग्री होता है, समझे। ये क्लियर है ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ SN1 और SN2 के अंदर लिटरल, मतलब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है देखने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन बोथ द टाइम, जैसा कि बायोमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर यानी तो इसके अंदर ये OH के ऊपर भी डिपेंड रेट कर रही है और क्या नाम से CH3Cl के ऊपर भी, इन दोनों रिएक्टेंट के ऊपर ये रेट डिपेंड कर रही है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा SN2। क्लियर, SN1 और SN2 के अंदर डिफरेंस समझ में आया। SN1 ये रही आपकी और SN2 ये रही। इसके अंदर थोड़ी चीजें याद रखने के लिए होती है, जैसे SN1 के अंदर आपकी कार्बोकेटाइन के ऊपर स्टेबिलिटी डिपेंड करती है, तो 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री पर फिर करता है। SN2 के केस के अंदर आपका स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आ जाता है, ठीक है। अब देखो उसके बाद आती है आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन, ये अभी तक अपन पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद अपना एक कंप्लीट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर इसके बाद आता है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन यानी एलिमिनेशन से ही आपको पता चला एलिमिनेट करना किसी को या किसी को बाहर निकाल देना, एलिमिनेशन। और इसका दूसरा नाम है बीटा एलिमिनेशन। जैसे कि मान लो अपन कोई भी ये एग्जांपल लिया, ये तो पता है ना सबको अल्फा और बीटा क्या होते हैं, जैसे कि ये ही एग्जांपल था CH HC, कोई भी ग्रुप है उसके साथ जो कार्बन अटैच है उसे कहेंगे अल्फा और उसके बगल में जो कार्बन है उसे अपन क्या कहेंगे बीटा, ठीक है। तो बीटा एलिमिनेशन होता है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला H निकलेगा यहाँ से और ये वाला X निकलेगा यहाँ से, ये H निकलेगा, ये मतलब फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, मतलब कि डबल बॉन्ड आ जाएगा, जैसा कि इसके अंदर आपको दिख रहा है। ये OH है, ये OH इस H को लेके जाएगा और ये X बाहर निकलेगा, तो फिर उसके बाद क्या होगा वो वाला डबल बॉन्ड इधर गिर के ये बना देगा H2O और X माइनस। अब देखो ये तो मान लो मतलब कि अपन ने कहा कि ये तो एक ही दो ही कार्बन का केस था, फिर इसी के अंदर भी आप लोग पूछ सकते हो कि सर मान लो ऐसा हो तो ये अल्फा इधर भी एक कार्बन हो और इधर भी एक कार्बन हो, जैसे कि अपन उसके अंदर जब प्रिपरेशन के अंदर एल्कीन्स पढ़ रहे थे तो वहां पे अपन ने मार्कोनी को रूल किया था, मतलब एक बार सिमेट्रिक एल्कीन ली थी एक बार एसिमेट्रिक एल्कीन ली थी, तो मतलब यहाँ पे भी तो ऐसा हो सकता है ना कि बीटा कार्बन ही दो, उस केस में क्या करेंगे। तो ये तो पता है कि एक तो हाइड्रोजन इधर से निकलेगा, इधर से अगर हाइड्रोजन निकलता है तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, इधर से अगर हाइड्रोजन निकलता है तो डबल बॉन्ड इधर आएगा। इस इन दोनों के अंदर मतलब अपने को किस प्रोडक्ट मिल नहीं सकते, मेजर या माइनर मतलब रहेगी तो एक की क्वांटिटी ज्यादा, उसके अंदर जो मेजर रहेगा वो ये वाला रहेगा और माइनर रहेगा ये वाला। फिर क्वेश्चन आता है कि सर ये ही मेजर क्यों रहेगा, ये वाला मेजर क्यों नहीं रह सकता। इसके लिए अपन पढ़ते हैं सिरजिफ रूल। सिरजिफ रूल क्या कहता है कि मेजर प्रोडक्ट इज दैट एल्केन व्हिच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू डबली बॉन्डेड कार्बन, यानी कि मेजर प्रोडक्ट वो होगा जैसे डबल बॉन्ड से कार्बन अटैच हो ज्यादा हो। डबल बॉन्ड के इस तरफ देखो ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के उस तरफ कोई कार्बन नहीं है, यानी कि इस दैट एल्कीन व्हिच हैज द ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स विद डबल, इस कार्बन के डबल इस कार्बन से जो डबल बॉन्ड इधर की साइड एक CH3 ग्रुप अटैच है और इस कार्बन के एक इधर है। तो इसके केस में देखो इस साइड तो कोई है ही नहीं, इधर तो कोई अटैच ही नहीं है तो खाली है, साइड सिर्फ अटैच है, इसीलिए ये वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। तो
सिर्फ रूल मतलब कि याद रखना कि मेजर प्रोडक्ट वो एल्कीन होगा जिसके पास ग्रेटर नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप अटैच हो, समझे? ओके, चलो एलिमिनेशन रिएक्शन भी हो गई। अब उसके बाद आती है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स के अंदर आप सभी ने मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसे तो याद ही कर लो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट MgX X यहाँ पे। इसके अंदर एक ट्विस्ट है, इसके अंदर क्या होता है, ये जो आपका ये होता है ना आर, आर मतलब कुछ भी हो सकता है, CH3 एरोमेटिक हो गया, एलिफेटिक हो गया, ये तो आपका डेल नेगेटिव, और ये MgX होता है ना, ये डेल पॉजिटिव। देखो इसके अंदर डेल नेगेटिव और इसके अंदर डेल पॉजिटिव, ये चीज याद रखना, मतलब आर नेगेटिव होगा और MgX वाला जो पार्ट होगा वो पॉजिटिव होगा। जैसे कि मान लो एग्जांपल ले, ये लिया अपन ने CH3CH2Br, यानी क्या है ये, ब्रोमो इथेन लिया। ब्रोमो इथेन की अपन रिएक्शन करवाएंगे मैग्नीज और उसके अंदर डालेंगे ड्राई ईथर, तो वो जो फॉर्म करेगी वो क्या करेगी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3CH2MgBr के अंदर ये जो पार्ट होगा ये डेल नेगेटिव होगा और ये MgBr वाला होगा डेल पॉजिटिव होगा। क्लियर? रिएक्शन। उसके बाद आती है वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन क्या होती है, मतलब कि ये आपके दो एलिफेटिक कंपाउंड्स को जोड़ देती है, आर आर, जैसे कि Na, मतलब ये थोड़ी सी चीज याद रखना, Mg में ट्राई ईथर यूज होगा वहां पे, जैसे कि RX लिया अपने, ये वाला RX की जगह ये कोई एग्जांपल लेते हैं, CH3Cl Na, और उसके अंदर आपने ट्राई ईथर डाला। ट्राई ईथर के केस में क्या होगा, NaCl बाहर निकल जाएगा, और ये मतलब कि अपन दो कंपाउंड यहाँ पे दो आएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH3, यानी कि ये इथेन बन गया। ठीक है। वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि Na डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, उसका केस क्या होगा कि वो CH3CH3 यानी कि मतलब कि NaCl बाहर निकल जाएगा और वो एलिफेटिक कंपाउंड बना देगा, मतलब कि ऐड हो जाएंगे वो। ठीक है। यहाँ तक अपन ने पढ़ ली केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्किन्स। हेलो एल्किन्स की केमिकल रिएक्शन में अपन ने क्या क्या पढ़ा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 SN2 पढ़ ली आराम से, मतलब आपको सभी को डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा, एक बार देख लेना, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री वाला। ठीक है। उसके बाद अपन ने पढ़ी एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन से पता चला है कि चीजें एलिमिनेट होंगी यानी बाहर निकलेंगी। उसके बाद आता है रिएक्शन विथ मेटल्स। रिएक्शन विथ मेटल्स के अंदर भी अपन ने पढ़ लिया कि क्या नाम से, रिएक्शन विथ मेटल के अंदर वुड्स रिएक्शन पढ़ी, और वुड्स रिएक्शन से पढ़ने के पहले मतलब कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है वो देखने में पता चला। ठीक है। उसके बाद आता है केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स, उसी की तरह इसमें भी तीन ही, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और रिएक्शन विद मेटल। ठीक है। तो टेस्ट आप देखो, जैसे कि ये था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसके अंदर तो मतलब अपन डायरेक्ट RCl लेके और उसके अंदर OH अटैक करके मतलब कि इसको हटा के ROH बना रहे थे, लेकिन इस एरोमेटिक के केस में ऐसा नहीं होता है। जैसे अपन ऐसे नहीं कर सकते कि Cl लगा दिया, मतलब कोई भी ये है और उसके अंदर अगर अपन डायरेक्टली OH डाल, वो कोई रिएक्शन ही नहीं देगा, ऐसा नहीं होता है। क्यों? उसका मेन रीजन क्या है, पहली बात तो ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस के, ये बहुत रेजोनेंस मतलब ये मतलब कि ऐसा होगा ही नहीं रेजोनेंस, ड्यू टू डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, इनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन, मतलब अगर आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके इस Cl को मतलब कैसे भी करके अगर अपन मान लो आप हटा देते हो इस Cl को, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होता है, मतलब पाई बॉन्ड एट पॉजिटिव चार्ज, ये मतलब बन ही नहीं सकता, मतलब ये हाइपोथेटिकल मतलब बात है कि बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल होगा। ठीक है। मतलब ऐसे कर ही नहीं सकते। कोई क्वेश्चन आएगा कि सर उसके अंदर तो अपन ने कर दिया था हेलो एल्केन्स के अंदर, तो हेलो एरिन्स के अंदर क्यों नहीं कर सकते, ये सब फिर इसको प्रिपेयर कैसे करें, मतलब हमें तो वहां पे चाहिए, तो हम इस चीज को प्रिपेयर कैसे करें, उसके लिए क्या होता है, Cl ले लो आप, H प्लस भी डाल दो, लेकिन आपको कुछ अच्छी कंडीशन लेनी पड़ती है, जैसे कि यहाँ पे ये सब आपकी एनसीईआरटी की बुक में ही है। NaOH लिया, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, जब जाके फॉर्म होगा, ऐसा नहीं कि मतलब आपन ने HCl के अंदर वो डायरेक्ट डाल दिया बिना किसी हाथ पैर के और यहाँ पे OH डाल दिया और ये इसको हटा के ये लो OH बन गया, नहीं ऐसा नहीं होता। अंडर हाई टेम्परेचर एंड अंडर हाई प्रेशर होगा। मान लो किसी के पास कोई यूं कह दे कि क्या नाम से, नहीं नहीं इतना ज्यादा प्रेशर और इतना ज्यादा टेम्परेचर मैं तो नहीं दे रहा, तो थोड़ा कम से मतलब थोड़े कुछ और किसी से हो सकता है, तो ठीक है और किसी से भी हो सकता है। अगर आप उनको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, वो देखो यहाँ पे 623 केल्विन था, यहाँ पे 443 केल्विन, किसी ने कहा और कम लेना है मुझे, कोई बात नहीं, दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दो, और कम टेम्परेचर हो गया, तो ये लो आपका OH फॉर्म हो गया यहाँ पे। तो ये अब
NO2 लगाने से ऐसा क्यों हुआ, मतलब कि ये भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना कि मतलब कि NO2 लगाने से टेम्परेचर कम पे भी मतलब कैसे होगा। उसका कारण क्या है, NO2 इज ए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप व्हिच इंक्रीज रिएक्टिविटी ऑफ हैलोजेंस, यानी कि अगर अपन NO2 लगा देंगे ग्रुप, NO2 इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा देंगे तो वो उस हेलो एलो की हेलो एरिन्स की रिएक्टिविटी कितनी इंक्रीज कर देगा कि वो कम टेम्परेचर के ऊपर भी फॉर्म इजीली, मतलब इजीली अपन जो अपन चाहते हैं कि हमें प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं वो आराम से बन जाएगा। लोग फिर उसके बाद अगर अपन तीनों जगह ही NO2 ग्रुप लगा दे, बस सिर्फ वो थोड़ा सा हल्का सा पानी डालो गर्म करके तो वो एल मतलब कि वो कन्वर्ट हो जाएगा। समझे, ये थोड़ा याद रखना। डायरेक्ट नहीं बनता, दिमाग के अंदर बैठा लेना, बिल्कुल भी कहीं भी लिखा आ जाइए इसको फाड़ दो, ऐसा होता ही नहीं है। इसको करने के लिए क्या होगा, या तो Cl के बाद आप अच्छी खासी कंडीशन लो, हाई टेम्परेचर लो, हाई प्रेशर लो। अगर कोई कह रहा है नहीं इतना हाई नहीं लेना तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओ। और भी कम करना है, कोई कह रहा है कि मुझे सिर्फ गर्म पानी से ही काम चलाना है, तीनों जगह इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगाओ, थोड़ा सा गर्म पानी डाल दो तो ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद आती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो गई हेलो एरीन्स की। फिर आती है आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो ये थोड़े मतलब कि थोड़ा याद रखना, इसके अंदर हल्का सा कंफ्यूज हो सकते हैं आप। तो मतलब कि ये 4 रिएक्शन है, आप प्लीज याद रखना। सबसे पहले है हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन के अंदर क्या है, Cl2 एनहाइड्रस FeCl3। एक ये माइनर, ये मेजर। ये माइनर क्यों होगा, क्योंकि देखो दो बड़े ग्रुप पास पास है तो थोड़ा सा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो बनेगा तो सही, ऐसा नहीं कि नहीं फॉर्म होगा। लेकिन यहाँ पे देखो ना, जो Cl पास पास है तो थोड़ा इसके अंदर थोड़ा टकराव होगा, बड़े बड़े ग्रुप अगर आपके पास हो तो मतलब थोड़ा तो स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर आएगा ना, तो इसके अंदर ये वाला मेजर होता है। एक और सबके अंदर बनेगा, एक ऑर्थो पे बनेगा, एक ऑर्थो। देखो इसके ग्रुप, इसके कंपेयर में ये वाला क्या है, ऑर्थो। ये ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा। एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनेगा, ये पैरा प्रोडक्ट बनेगा हेलोजिनेशन में। फिर देखो हेलोजिनेशन, फिर उसके बाद आता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन के अंदर क्या है, HNO3 एच कंसंट्रेटेड H2SO4। वही ऑर्थो और ये पैरा। पैरा वाला क्या होगा, मेजर होगा, और वो क्या होगा, माइनर होगा। समझ गए ना, दो बड़े बड़े ग्रुप देखो ना, पास में थोड़ा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा, और आपके पास दो बड़े बड़े ग्रुप होंगे तो उसके बाद आता है सल्फोनेशन। देखो इसके अंदर यार थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है नाइट्रेशन और सल्फोनेशन के अंदर। नाइट्रेशन के अंदर तो आप HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलेगा, लेकिन सल्फोनेशन के अंदर सिर्फ कंसंट्रेटेड H2SO4 को हीट कर देना। यार ये थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर कहीं भी HNO3 लिखा आ रहा है तो समझना वहां पे नाइट्रेशन होगा, NO2 एज ए इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। सल्फोनेशन के अंदर SO3H आएगा, वहां पे HNO3 नहीं होगा, थोड़े से हीट करके SO3H वही पैरा। तो ये जो पैरा वाला होगा और ये थोड़ा माइनर, मतलब थोड़ा याद रखना है ना। नाइट्रेशन के अंदर NO2 आ जाएगा, आएंगे दोनों में कंसंट्रेटेड H2SO4। नाइट्रेशन में HNO3 और क्या नाम से सल्फोनेशन के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4। देखो उसके बाद आती है फ्रीडर क्राफ्ट। फिर मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि यार थोड़ा जो नेम रिएक्शन है उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना। फ्रीडर क्राफ्ट क्या होती है, ये ये एनहाइड्रस AlCl3 के साथ किया तो वो ही एक CH3Cl के साथ एक ऑर्थो और एक पैरा, CH3COCl। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह अटैक करेगा, इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज। समझे, तो ये ऑर्थो के ऊपर और ये पैरा के। इसे अपन कभी कहते हैं असाइलेशन और इसे अराइलेशन, मतलब कि मुझे भी इतना याद नहीं है तो बता दूंगा, मतलब क्या है ये दोनों। फ्रीडल क्राफ्ट भी याद रखना, समझे। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी होगी अपनी। उसके बाद आता है अपना रिएक्शन विद मेटल। रिएक्शन विद मेटल के अंदर फिटिंग रिएक्शन। उसके बाद हेलो एल्किन्स के अंदर अपन वुड्स रिएक्शन पढ़ रहे थे। वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या था, दो मतलब अपन दो एलिफेटिक कंपाउंड्स को जोड़ रहे थे, मतलब ऐसे। फिटिंग रिएक्शन के अंदर क्या होगा कि दो एरोमेटिक कंपाउंड, ये X वो Na, पर सबके अंदर डालेगा। ठीक है, ये Na, ये दोनों जुड़ जाएंगे, फिर ये NaX। अब देखो वुड्स रिएक्शन के अंदर तो क्या बनता था अपना RR। फिटिंग रिएक्शन के अंदर क्या बना अपना, ये राइटिंग देख लेना यार, थोड़ी खराब है मेरी, मतलब जनरली तो अच्छी है बट इसके ऊपर नहीं लिखी जा रही। अब देखो ये वुड्स और फिटिंग, अब अपन इन दोनों को भी मिक्स कर सकते हैं। वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन के अंदर क्या होगा, एक ये बनेगा, इसके साथ एक एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों अटैच हो जाएंगे। ये तीन रिएक्शन यार याद रखना, Na और ड्राई ईथर। सबसे पहली कौन सी थी, वुड्स। वुड्स रिएक्शन के अंदर क्या होता था, एरोमेटिक, ओ सॉरी एलिफेटिक। फिटिंग रिएक्शन के अंदर एरोमेटिक,
वुड्स फिटिक के अंदर क्या होता है, दोनों को मिक्स कर देते हैं, मतलब दोनों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये आर और ये Na और ड्राई, ठीक है। चलो, अब तक अपन ने क्या पढ़ा इस चैप्टर की, मतलब जो भी निचोड़ था ना, जो भी एनसीईआरटी के अंदर लिख रखा था, जिसको मतलब कि थोड़ा, मतलब एनसीईआरटी पढ़ने में बोलना तो नहीं चाहिए, सबको ही मतलब कि थोड़ी दिक्कत आती है, मतलब ऐसे किताबें तो कोई पढ़ना पसंद नहीं करता। तो मतलब कि मैंने जितनी भी रिएक्शन थी उसके अंदर, जो एनसीईआरटी के अंदर थी, वो सारी लिख ली। अब तक अपन ने क्या पढ़ लिया, देखो थोड़ा शुरू से अगर अपन ओवरव्यू दे तो सबसे पहले हेलो एल्किन हेलो एरिन, आपने उसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी, फिर प्रिपरेशन पढ़ी दोनों की कि उनको कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है। उसके बाद आपने केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ी, और फिर उसके अंदर तीन पढ़ी, मतलब कि न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन विद मेटल, SN1 पढ़ा, SN2 पढ़ा, एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ी, फिर रिएक्शन विद मेटल पढ़ी, फिर ऐसे ही आपने हेलो एरिन्स की केमिकल रिएक्शन पढ़ी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और फिर रिएक्शन विद मेटल। यहाँ तक आपका जो भी मतलब कि था ना रिएक्शन वाला पार्ट, वो पूरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है ये मतलब कि इनकी यूज, हर एक चीज का प्रैक्टिकल यूज तो है ही आज इस वर्ल्ड के अंदर, मतलब ऐसा तो है नहीं कि मतलब अपन ने सिर्फ किताब में पढ़ लिया, हाँ भाई ऐसे बनता है, ये होता है, ये होता है, बात खत्म नहीं। जब कुछ चीज का प्रैक्टिकल यूज, फिर उस चीज का पढ़ने का सेंस ही क्या हो, अगर अपन उन चीजों का प्रैक्टिकल यूज कर ही नहीं पा रहे हैं, मतलब उनको बस सिर्फ इतना ही थोड़ी है कि हाँ भाई पढ़ लिया हो गया, ये हो गया, नहीं, उस चीज का प्रैक्टिकल यूज भी आना चाहिए। अगर अपन कोई चीज पढ़ रहे हैं, उसको अपन अपनी लाइफ में यूज ही नहीं कर पा रहे, तो फिर फायदा ही क्या उस चीज को पढ़ने का। इसलिए मतलब उन चीजों का देखो, ये सब उसके यूज है, जो कि अब अपन एक एक करके पढ़ते हैं। तो जो अपना डाइक्लोरोमीथेन होता है, वो ये है। जनरली ट्राइक्लोरोमीथेन क्या होता है यार, आप सभी लोगों ने घर पे देखा होगा कि जो जैसे अपनी मम्मियाँ जो करती हैं, नेल पॉलिश करती हैं, फिर उसको हटाने के लिए जो वो छोटी सी बोतल में होता है ना, जिसको यूं लेके फिर उसको हटाती रहती है, वो ही डाइक्लोरोमीथेन होता है, और कुछ ही नहीं होता। डाइक्लोरोमीथेन यहाँ पे लिखा होगा सोलवेंट इज पेंट रिमूवर, पेंट मतलब कि जनरली वो ही उसके अंदर डाइक्लोरोमीथेन होता है। और मिथाइलिन मतलब कि यार ये सब जो यूज है ना, ये डायरेक्ट एनसीईआरटी के अंदर है। अगर आप पढ़ना चाहो तो वहां से पढ़ लेना, नहीं तो यहाँ से भी देख लो, मतलब कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। जैसे कि इट इज ऑल्सो यूज एज ए मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट, मिथाइलिन क्लोराइड हार्म्स द ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और एक क्या होता है ज्यादा यूज करें, देखो हायर लेवल्स ऑफ मिथाइलिन क्लोराइड इन एयर कॉज डिजीनेस नोजेशिया टिंगलिंग नमलेस और फिंगरिंग एंड टॉयज इन ह्यूमन डायरेक्ट स्किन कांटेक्ट विद मिथाइलिन क्लोराइड कॉज इंटेंस बर्निंग, मतलब कि अगर आप देखते हो कि उसको अगर अपन मतलब कि इसको हाथ पे डालेंगे तो फिर अपने को जलन वगैरह हो जलन मतलब कि वगैरह होने लग जाएगी। उसके बाद आता है आयोडोफोम। आयोडोफोम किसके लिए हुआ? पहले जैसे कि एंटीसेप्टिक के लिए यूज होता था, लेकिन इस obstructs never smell, मतलब कि इट हैज बीन रिप्लेस बाय अदर फॉर्मुलेशन, मतलब कि जो इसकी स्मेल थी ना, वो मतलब बहुत ही गंदी आती थी। पहले किसके लिए यूज होता था? एंटीसेप्टिक के लिए यूज होता है, लेकिन जो इसकी स्मेल होती थी वो बहुत ही गंदी होती थी, इसलिए इसे चेंज कर दिया गया। उसके बाद आता है आपका फ्रियोन्स, या फ्रियोन्स तो आप सभी ने सुना होगा, CCl, मतलब कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड, यानी कि CCl4 CCl, मतलब कि जो अपने रेफ्रिजरेशन वगैरह इसके अंदर जो यूज होते हैं, फ्रियोन वगैरह, AC वगैरह के अंदर जो यूज होते हैं, ये फ्रियोन ही होते हैं आपके, ठीक है, ये आपके फ्रियोन्स हो गए। उसके बाद क्या आता है? टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन भी क्या होता है कि लार्ज क्वांटिटी स्टोरेज मैन्युफैक्चर ऑफ रेफ्रिजरेंट्स एंड प्रोपेलेंट्स ऑफ एरोसोल कैंस, यानी कि जो आपकी AC वगैरह में और जो मतलब कि जो अपने रेफ्रिजरेशन में यूज होते हैं, वहाँ पे टेट्राक्लोरोमीथेन होते हैं। उसके बाद आता है ट्राइक्लोरोमीथेन, यानी केमिकली क्लोरोफॉर्म इज एम्प्लॉयड एज सॉल्वेंट फॉर फैट aldehydes, iodine and other substances. The major use of chloroform is production of freon refrigerant. यानी यार ये देखो एक एक दूसरे से रिलेटेड है। ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया आपका, टेट्राक्लोरोमीथेन हो गया, फ्रियोन्स हो गया, ट्राइडोमीथेन हो गया, डाइक्लोरोमीथेन हो गया, इनकी यूज है, मतलब कि देखो इतना, मतलब कि MCQ के अंदर पूछ सकता है, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता, मतलब कि वो उसे सेट करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो प्रकार के क्वेश्चन पूछे। तो आप यार एक बार ये पढ़ लेना, इतने हार्ड नहीं है, मतलब कि हाँ ठीक है, आप एक बार इनको देख लेना कि थोड़ा आइडिया हो जाएगा आप सभी को कि ये चीज क्या होती है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हुआ।
देखो अपन ने कहाँ से पढ़ा, हेलो एल्केन हेलो एरिन पढ़ी, क्लासिफिकेशन पढ़ा, ट्रिपेशन पढ़ी, फिर क्या नाम से उनकी केमिकल रिएक्शन पढ़ी, हेलो एल्केन्स की केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एरिन्स की पढ़ी। ये पूरा अपन ने कंपाउंड्स वगैरह पढ़े, मतलब कि इनका थोड़ा आइडिया होना चाहिए, या ये बहुत मतलब आप एक बार इनको स्लाइड्स वगैरह को देख लेना क्या है क्या नहीं है, ये आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, चलो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म होता है। पता नहीं यार आप लोग मतलब कि कैसा लगा, मैंने पहली बार पढ़ा है चैप्टर, तो मतलब पढ़ा तो पहले भी है, पढ़ाया है किसी को, तो बताना। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। अब अपना जो अगला चैप्टर होगा वो होगा एल्कोहल फिनोल ईथर। उससे पहले यार आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, ये जो मैं नोट्स दे रहा हूँ ना आपको ये वाले, लिटरली बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, तो आप अच्छे से इनके नोट्स वगैरह बनाना और देख। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।